नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। कल दोस्तों हमने चर्चा किया था पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति के काल में हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति को 5 महाकल्पों में डिवाइड किया गया, साथ में 4 युगों में और 18 कल्पों में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने देखा पहला जो कल्प था वो आर्कियन था, जो जीवन रहित काल था। दूसरा हमने देखा प्री कैम्ब्रियन था, जहाँ पर विंध्याचल, अरावली और धारवाड़ जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। इसके बाद कैम्ब्रियन काल आया। कैम्ब्रियन के बाद में ओडोविशियन काल आया, सिल्यूरियन आया, डियोनियन आया, कार्बोनिफेरस आया और पर्मियन काल आया। इसमें हमने देखा डियोनियन काल को हमने मत्स्य युग की संज्ञा दी, जहाँ पर शार्क मछली का बहुत तेज़ी से विकास देखने को मिला धरातल पर। इसके बाद में हमने देखा था कार्बोनिफेरस काल, जहाँ पर 100 फुट ऊंचे जो वृक्ष हुआ करते थे धरातल के नीचे दबे, जो कि कोयले में परिवर्तित हुए। पर्मियन काल में हमने देखा कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वासजस पर्वत का निर्माण देखने को मिला। इसके बाद हमने दूसरा कल्प, जो तीसरा महाकल्प देखा, वो देखा था मेसोजोइक महाकल्प, जिसके अंतर्गत द्वितीयक युग आया था। इसको हमने 3 कल्पों में डिवाइड किया था, जिसमें ट्रियासिक था, जुरैसिक था और क्रेटेशियस था। इसमें ट्रियासिक काल में हमने देखा था गोंडवाना लैंड की चट्टानें बनी थी। इसके साथ साथ हमने जुरैसिक में देखा, जुरैसिक काल में हमने देखा कि पृथ्वी पर डायनासोर बड़े पैमाने पर देखा गया और इसीलिए इसको हम डायनासोर का युग भी कहते हैं। यहीं पर कंगारू की उत्पत्ति भी हुई थी। अगर हम क्रेटेशियस की बात करें तो महाराष्ट्र में एक क्रेटर फटा था, जिससे लोनार झील का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का भी अस्तित्व देखने को मिला। इसके बाद जो हमने महाकल्प देखा था, उसमें हमने देखा सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, टर्सरी युग के अंतर्गत प्लायोसीन काल में आज से लगभग 10 लाख साल पहले मानव अस्तित्व में आया, मानव का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अलावा विभिन्न कालों में हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिली। अगला जो कल्प हमने देखा था महाकल्प, वो नियोजोइक महाकल्प था, जिसके अंतर्गत 2 कल्प आए थे चतुर्थक युग के अंतर्गत, जिसमें प्लीस्टोसीन काल था और होलोसीन काल था। तो कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का विकास। आइए आज हम लोग देखेंगे मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। जैसा कि कल हमने देख लिया था, अपने क्लास के दरमियान देखा था कि मानव की जो उत्पत्ति देखने को मिली थी वो सीनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में देखने को मिली थी। आज हम चर्चा करेंगे कि ये मानव की जो उत्पत्ति हुई वो किस प्रजाति के बंदर से मानव की उत्पत्ति देखने को मिली, कब देखने को मिली, और इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, और प्राचीनतम साक्ष्य के बाद जो मानव का विकास, निरंतर विकास का क्रम देखा गया, वो किस क्रम में देखा गया, मानव की कौन कौन सी प्रजातियाँ आई, उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने रुझान हमको ज़रूर भेजेंगे, अपने सुझाव हमको ज़रूर भेजेंगे, जिससे कि हम आगे की वीडियो में आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति, अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें तो कल हमने पढ़ा था, यहाँ से इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मानव की उत्पत्ति, सबसे पहली चीज़ है मानव की उत्पत्ति। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति वो सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत हुई थी। सीनोजोइक महाकल्प था। इस सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत टर्सरी युग था, टर्सरी युग, और इस टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में, कौन सा काल था, प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुई थी। 10 लाख वर्ष पूर्व मानव अस्तित्व में आया था, मानव का प्रादुर्भाव हुआ था। तो कल हमने देख लिया था मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी सीनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग के प्लायोसीन कल्प के अंतर्गत, आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। अगर हम दूसरे क्रम में बात करें मानव के विकास की, तो अगर हम मानव के विकास के क्रम की बात करेंगे तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पूर्व का जो मानव था वो बंदर था, बानर था, जंगलों में निवास करता था। और जब बानर जंगल से निकलकर मैदानी भागों में आया तो मैदानों में इसका विकास देखने को मिला, और मानव की जो सबसे पहली पीढ़ी देखने को मिली वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में लगातार मानव में क्रमागत विकास देखने को मिला, जिसके बाद में होमो हैबिलस, हिडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और इत्यादि मानव की जो श्रृंखलाएं थी वो क्रमागत आई। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो हम अगर विकास की बात करें तो मानव में जो विकास हुआ तो विकास देखने को मिला प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स कल हमने क्लास में चर्चा किया था
प्राइमेट्स स्तनधारी जीवों का समूह है। कल हमने बात किया था कि इनका नाम प्राइमेट्स कैसे पड़ा। हमने बात किया था कि प्राइमेट्स इनका नाम पड़ा डॉक्टर प्राइमरोज के नाम पर, क्योंकि प्राइमेट्स की खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी। इसके अंतर्गत आता है वानर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटन इत्यादि समान प्रवृत्ति के जीवों को रखा गया, जिनको हम प्राइमेट्स के नाम जानते हैं। प्राइमेट्स में जो वानर है, वानर यानी कि कपि, वानर या कपि, इसी वानर या कपि से मानव का जन्म हुआ। और ये जो वानर या कपि जो जंगलों में पाया गया, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, जो सबसे प्राचीन मानव का कंकाल पाया गया, जिसको हमने नाम दिया रामापिथिकस। रामापिथिकस सबसे प्राचीन मानव जो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में देखा गया, रामापिथिकस, इसका नरकंकाल भी हमको प्राप्त हुआ। 1924 में रेमन डार्ट महोदय ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत से एक चूने की खादान में, ये जो ट्रांसवाल प्रांत है, टोंग नामक स्थान पर एक चूने की खादान से इसकी साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसको नाम दिया गया रामापिथिकस। इसी रामापिथिकस के साथ, रामापिथिकस एक प्रकार का वानर था, कपि था। इस वानर कपि में जो मैदानों में आकर के रहने लगा, मैदानों में रहने लगा, उसी से मानव का विकास देखने को मिला। और ये जो रामापिथिकस है, जो जंगलों में रहा, आप कह सकते हैं जो जंगल में रहा, वो कपि का कपि ही रह गया, या आप कह सकते हैं कपि से महाकपि परिवर्तन हो गया, कपि से महाकप में परिवर्तन हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि रामापिथिकस एक प्रकार का वानर था, बंदर था, जो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान से रेमन डार्ट महोदय ने 1924 में एक चूने की खादान से एक मानव का कंकाल प्राप्त किया था, मानव की खोपड़ी प्राप्त की थी। उसी मानव की खोपड़ी को रामापिथिकस नाम दिया गया। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे प्राचीन मानव जिसका नर कंकाल प्राप्त हुआ दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों से, उसका नाम क्या था, तो रामापिथिकस था। कई विद्यार्थी प्रश्न पूछने लगते हैं कि रामापिथिकस महिला थी या पुरुष था, इसका लिंग क्या था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामापिथिकस एक प्रकार की महिला थी, इसका लिंग जो था वो स्त्री था। इसी के समकालीन एक और नरकंकाल प्राप्त किया गया, जिसको नाम दिया गया शिवपिथिकस, और ये जो शिवपिथिकस था ये पुरुष था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं रामापिथिकस एक महिला नरकंकाल प्राप्त हुआ। रेमन डार्ट महोदय ने 1924 में इसकी खोज की थी, टोंग नामक स्थान से, ट्रांसवाल प्रांत से, दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों से। तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा कि रेमन डार्ट महोदय ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान से चूने की खादान से एक मानव की खोपड़ी प्राप्त की थी, जिसको नाम रामापिथिकस दिया गया। रामापिथिकस एक प्रकार का वानर था, कपि था, जो कि एक प्राइमेट्स वर्ग के अंतर्गत आता है। प्राइमेट स्तनधारी जीवों का एक समूह होता है। यही रामापिथिकस प्रजाति का जो वानर है, जो मैदानों में आकर रहने लगा, इसी से मानव का विकास देखने को मिला। और जो जंगलों में रहा वो कपि का महाकपि हो गया। तो आइए चलते हैं, जो मैदानों में रहने लगा वानर कपि, इसकी जो विशेषताएं आई रामापिथिकस के बाद, जो मानव की पीढ़ियां आई, वो कौन कौन सी पीढ़ियां थी, उनकी क्या विशेषता थी। तो आगे चलिए चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं मानव का विकास। तो मानव के विकास में जो सबसे प्राचीन मानव का नरकंकाल प्राप्त हुआ वो रामापिथिकस था। एक सामान्य जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है कि रामापिथिकस धरातल पर यानी पृथ्वी पर जो सबसे पहले उद्भूत हुआ, यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले हुई। आप लिख सकते हैं इसको कि इसका अस्तित्व धरातल पर सबसे पहले देखने को मिला 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। लेकिन ध्यान रखना ये कि रामापिथिकस अस्तित्व में यानी धरातल पर उत्पत्ति हुई इसकी लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व। लेकिन हमको जिस नरकंकाल की जानकारी प्राप्त होती है, जो हमको नरकंकाल प्राप्त होता है, उसका जो जीवाश्म है वो हमको प्राप्त होता है 80 लाख वर्ष पूर्व का। कितना? 80 लाख वर्ष पूर्व का। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रामापिथिकस की आयु मानी गई वो लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व है। लेकिन रामापिथिकस मानव की प्रजाति धरातल पर 2 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रामापिथिकस का जो कंकाल था वो लगभग 80 लाख साल पुराना है। ध्यान ये रखना है कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण जो किया जाता है, कल हमने बताया था चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आयु की गणना जो की गई वो लगभग 4.6 अरब वर्ष की गई। ऐसे ही हम जीवाश्मों की जो आयु का निर्धारण करते हैं वो कार्बन डेटिंग के अनुसार करते हैं। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार पता चला कि रामापिथिकस जो कंकाल है उसकी आयु लगभग आज से 80 लाख वर्ष पूर्व आंकी गई। तो इसको ध्यान रखना है। रामापिथिकस वानर की जो प्रजाति वो धरातल पर 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले आई थी। लेकिन जो नर कंकाल हमको प्राप्त हुआ वो लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ।
तो ये वही रामापिथेकस है जिसके बारे में रेमंड डार्ट महोदय को साक्ष्य प्राप्त हुआ था। रेमंड डार्ट महोदय ने 1924 ईस्वी में एडी में 1924 एडी में इसकी खोज की थी। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान से, टोंग नामक स्थान से चूने की खादान से एक खोपड़ी प्राप्त की थी। चूने की खादान से कंकाल प्राप्त किया था, एक मानव खोपड़ी प्राप्त की थी। तो रेमंड डार्ट महोदय ने इसकी खोज की थी 1924 एडी में। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान से चूने की खादान से कंकाल प्राप्त किया था और इसका नाम रखा रामापिथेकस। अब ये जो रामापिथेकस था, हमने अभी बात किया था, जो मैदानों में आकर बसा, जो मैदानों में आया, उसमें निरंतर विकास देखने को मिला और उसी से मानव का विकास हुआ। तो जो मैदानों में आया जिसमें निरंतर विकास देखने को मिला, उस मानव का नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव था, इसकी जो कद हुआ करता था वो लगभग 3 से 4 फुट ऊंचा हुआ करता था। 3 से 4 फुट ऊंचा हुआ करता था। इसकी जो कपाल हुआ करती थी शरीर के अनुपात में भारी हुआ करती थी। इसकी मेरुरज्जु झुकी हुआ करती थी। इस वजह से ये हाथों और पैरों के सहारे चलता था, गमन करता था और ये अपने हाथों का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाता था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है, ये रामापिथेकस का अगली प्रजाति है जो मैदानों में आकर बसी, जिससे मानव का निरंतर विकास देखने को मिला। यहीं से मानव में निरंतरता विकास में देखने को मिली और इसी कारण से ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम मानव का आदि पूर्वज भी कहते हैं। इसको हम मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। मानव का आदि पूर्वज, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज, आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मानव के विकास में निरंतरता देखने को मिली। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है, आप इतना रख सकते हैं। इसके बाद जो मानव आया, इसका नाम था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस मानव। होमो हैबिलिस, देखिए अगर हम शब्द से बात करें, होमो मानव का वंश है। अगर हम बात करें हैबिलिस, तो ये इसकी विशेषता है, इसकी जाति की विशेषता है। हैव का मतलब होता है रखना और लेस का मतलब होता कम, यानी इस मानव की विशेषता थी कि इसका जो शरीर का अनुपात के अनुसार उसकी जो मस्तिष्क की आकार था, जो बहुत ज़्यादा बड़ा था शरीर के अनुपात में, ये थोड़ा सा कम हो गया था। ये अपने शरीर के भार को थोड़ा कम करने लगा था, जिसकी वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा सीधी हुई थी और इस वजह से ये पैरों के सहारे चल सकता था, अपने हाथों का प्रयोग कर सकता था, शिकार के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता था। तो ये पहला मानव है जिसने अपने हाथों का प्रथम बार प्रयोग किया और पहली बार औजारों का प्रयोग किया। हाथों का खुलकर प्रयोग नहीं किया या औजारों का खुलकर प्रयोग नहीं किया। हम ये कह सकते हैं होमो हैबिलिस एक ऐसा मानव है जिसने प्रथम बार अपने हाथों का प्रयोग किया। देखिए, ये जो इससे पहले मानव था वो हाथों का प्रयोग चलने के लिए करता था, शिकार के लिए नहीं करता था, अन्य कार्यों के लिए अपने हाथों का प्रयोग खुले तौर पर नहीं कर सकता था। तो प्रथम बार अपने हाथों का खुलकर प्रयोग आप कह सकते हैं। हाथों का प्रयोग किसके लिए, शिकार के लिए कह सकते हैं या औजार चलाने के लिए। पहली बार औजार का प्रयोग, प्रथम बार औजार का प्रयोग, ये होमो हैबिलिस मानव की विशेषता थी। होमो हैबिलिस मानव के बाद जो मानव आया, इस मानव का नाम था हीडलबर्ग। हीडलबर्ग, होमो हीडलबर्ग भी कह सकते हैं। देखिए, हीडलबर्ग नाम से ही पता चलता है, ही डल, डल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो गिर गई हो, खो चुकी हो, ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। जब आप पढ़ते हैं हीडलबर्ग तो आपके मन में एक बात आती, डल, डल का मतलब होता है गिर जाना, पिघल जाना या स्वरूप को खो देना। तो हीडलबर्ग से ही आपको थोड़ा सा अनुमान लगा लेना है कि हीडलबर्ग एक ऐसा मानव है जिसमें पहली बार पूंछ गायब थी, यानी इस काल के मानव में पूंछ नहीं देखी गई, यानी इससे पहले जो मानव था वो वानर था और इनके पूंछ अस्तित्व में थी। हीडलबर्ग पहला मानव है जिसकी पूंछ गायब हो चुकी थी, जिसमें पूंछ नहीं देखी गई। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा आप ये पूछा जा सकता है हीडलबर्ग मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए,
तो इस मानव की विशेषता ये है कि ये यूरोप में पैदा हुआ और यूरोप में ही नष्ट हो गया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं कि यूरोप में विकसित तथा वहीं पर समाप्त हो गया। तो ऐसा मानो जो यूरोप में अस्तित्व में आया और यूरोप में ही इसके साक्ष्य मिले, इसके बाद ये समाप्त हो गया, वो हिडलबर्ग था। पहली बार इसमें पूंछ गायब देखी गई, यानी इसकी पूंछ विलुप्त हो चुकी थी। तो ये हिडलबर्ग मानव की विशेषता थी। इसके बाद जो मानव आया वो था होमो इरेक्टस। कौन सा मानव था? होमो इरेक्टस। तो एक बार फिर से देखिएगा, रामापिथेकस सबसे प्राचीन मानव है, धरातल पर 2 करोड़ वर्ष पहले आया, लेकिन इसका जो जीवाश्म हमको प्राप्त हुआ वो लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व का प्राप्त हुआ। इसका जो जीवाश्म हमको प्राप्त हुआ रेमंड डार्ट महोदय को 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत से प्राप्त हुआ, चूने की खदान से। इसी रामापिथेकस जो कि एक वानर हुआ करता था, जो मैदानी भागों में आया, वहीं से मानव के विकास में निरंतरता देखने को मिली। इस क्रम में जो पहला मानव था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के बाद मानव में निरंतरता देखी गई विकास में, और इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। इसका कद लगभग 3 से 4 फुट ऊंचा हुआ करता था। इसका जो पेट था वो घड़े के आकार हुआ करता था, हाथों और पैरों के सहारे चला करता था। जंगली फलों को बेर, गिरदावरी और कंदमूल फल खाया करता था, साथ में कीड़े मकोड़े भी मारकर खाया करता था। इसके बाद जो मानव आया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इसकी विशेषता थी हैवलेस, यानी इसके जो शरीर का भार था वो थोड़ा कम हो गया था, जिसकी वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी हुई थी और ये अपने हाथों का प्रयोग करने लगा था। पहली बार औजार का प्रयोग भी इसी काल के मानव ने किया। इसके बाद जो मानव आया हिडलबर्ग, इस मानव की विशेषता थी कि इसकी पूंछ गायब हो चुकी थी और ये यूरोप में विकसित हुआ था और वहीं पर समाप्त हुआ था। इसके बाद जो मानव की पीढ़ी आई उसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस होमो वंश है, इरेक्ट का मतलब होता सीधा होना, यानी इसके बाद जो मानव आया इसकी विशेषता थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी थी, ये सीधे होकर के चल सकता था, अतः ये अपने हाथों का खुलकर प्रयोग कर सकता था और हाथों में औजार प्रयोग कर सकता था, हाथों के सारे खुलकर औजारों का प्रयोग कर सकता था। यद्यपि हम अगर देखें होमो हैबिलिस पहली बार हाथों का खुलकर प्रयोग कर रहा है, औजारों का प्रयोग पहली बार मानव कर रहा है, लेकिन औजारों का अगर खुलकर प्रयोग करने की बात आएगी तो होमो इरेक्टस काल के मानव के बारे में बात की जाती है कि होमो इरेक्टस काल का मानव जो था वो औजारों का खुलकर प्रयोग करता था। तो चलिए देखते हैं आगे होमो इरेक्टस मानव की जो विशेषताएं थी। आइए देखते हैं। हिडलबर्ग यूरोप में विकसित वहीं समाप्त हुआ। इसके बाद जो मानव का पीढ़ी आई वो आया होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब होता सीधा होना, यानी इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, जिसकी वजह से ये सीधा चल सकता था, सीधा खड़ा होकर के चल सकता था, हाथों का खुलकर प्रयोग कर सकता था। इस मानव की अगर विशेषता की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक मानव था जिसका नाम पड़ा जावा मानव, और दूसरा मानव जो था इसका नाम पड़ा पीकिंग मानव। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, जावा मानव और पीकिंग मानव। दोनों मानव में समानता थी, दोनों मानव नरभक्षी मानव हुआ करते थे, दोनों खुलकर हाथों का प्रयोग कर सकते थे शिकार के लिए, दोनों सीधा होकर चलने लगे थे, दोनों की रीढ़ की हड्डी सीधी थी। आप ये कह सकते हैं जावा मानव की अपेक्षा पीकिंग मानव की रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज़्यादा सीधी थी, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है। होमो इरेक्टस काल के मानव में जावा मानव जो था इसकी अलग विशेषताएं हैं, पीकिंग मानव की अलग विशेषताएं। अगर हम जावा मानव की विशेषता की बात करें तो इस मानव की पहली विशेषता ये है कि ये इंडोनेशिया के जावा नदी द्वीप में विकसित हुआ और इसी से इसका नाम जावा मानव पड़ा। इंडोनेशिया के जावा नदी द्वीप में इसका अस्तित्व आया, ये विकसित हुआ और इसी वजह से इसको जावा मानव के नाम से जाना जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि ये नरभक्षी मानव था, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं इस मानव ने सबसे पहली बार आग जलाना सीखा था। आग की खोज आप अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो उच्च पुरापाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी, परंतु आग का जो व्यापक प्रयोग देखने को मिला वो मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल में देखने को मिला। तो जावा मानव जो था वो इंडोनेशिया के जावा नदी द्वीप में विकसित हुआ। ये नरभक्षी मानव हुआ करता था। आग की खोज इसी मानव के द्वारा की गई थी। विशेषता यही आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसको अन्य नामों से अगर पूछा जाए कि जावा मानव को क्या किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो इसको पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है।
आप ये कह सकते हैं पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस जावा मानव के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से समझ लीजिए, जावा मानव इंडोनेशिया के जावा नदी द्वीप में एक गांव पड़ता था टिनिलग्राम, गांव का नाम था कौन सा, जावा नदी द्वीप के टिनिलग्राम नामक स्थान पर। टिनिलग्राम, ये टिनिलग्राम नामक स्थान पर विकसित हुआ नरबच्ची मानव था। आग की खोज इसी मानव के द्वारा की गई। इसका दूसरा नाम था पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। अगर हम बात करें पीकिंग मानव की, तो पीकिंग मानव चीन की राजधानी बीजिंग में अस्तित्व में आया। दूसरी विशेषता, ये भी नरभक्षी मानव था, जावा मानव की तरीके से पीकिंग मानव भी नरभक्षी था। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग है और इसी वजह से इसको पीकिंग मानव कहा जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक शैल गुफा के भीतर 40 नरकंकाल प्राप्त हुए, 40 नरकंकाल, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो मनुष्य था, इस काल का जो मानव था, वो नरभक्षी हुआ करता था। जब जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण किया, तब ये 40 नरकंकाल जो शैलकृत गुफा के भीतर पाए गए, इसके जापान के आक्रमण के बाद ये गुम हो गए, जिसकी वजह से माना जाता है कि जापान के आक्रमण के बाद या तो ये चोरी हो गए या तो ये फिर नष्ट कर दिए गए। तो ये पीकिंग मानव की विशेषता है। पीकिंग मानव का अगर हम दूसरा नाम की बात करें तो इसको सेनेंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। सेनेंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है सेनेंथ्रोपस इरेक्टस। तो इस तरीके से जावा मानव और पीकिंग मानव में भी विशेषता है कि दोनों नरभक्षी थे। चीन की राजधानी बीजिंग में ये अस्तित्व में आए। जब जापान के द्वारा आक्रमण किया गया तो ये 40 नरकंकाल गायब हो गए, या तो नष्ट हो गए या तो चोरी हो गए, ये ऐसा माना जाता है। इसका दूसरा नाम सेनेंथ्रोपस इरेक्टस है। जैसे जावा मानव का नाम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस था, बिल्कुल वैसे ही दोनों में समानता थी। एक समानता और थोड़ा सा भिन्न था जावा मानव से पीकिंग मानव, कि जावा मानव की रीढ़ की हड्डी थोड़ा कम सीधी थी और पीकिंग मानव की जो रीढ़ की हड्डी थी वो ज़्यादा सीधी थी। अब देखने वाली बात यह है कि खुलकर औजारों का प्रयोग इसी काल के मानव के द्वारा किया गया। यद्यपि मानव ने सबसे पहले औजार का प्रयोग होमो हैवलेस काल में किया, जहाँ पर वह अपने हाथों का प्रयोग कर सकता था। खुलकर हाथों का प्रयोग जो हुआ होमो इरेक्टस काल के मानव ने किया। जब रीढ़ की हड्डी इसकी सीधी हो गई, सीधा होकर चलने लगा, तभी अपने हाथों का खुलकर प्रयोग कर सकता था, औजारों को खुलकर चला सकता था। जावा मानव और पीकिंग मानव, ये दो मानव यहाँ पर देखे गए। दूसरा, अगर हम बात करें तो होमो इरेक्टस काल के बाद जो मानव अस्तित्व में आया वो मानव था निएंडरथल मानव। इस काल के मानव की, निएंडरथल मानव की बहुत सारी विशेषताएं। निएंडरथल मानव, इस काल के मानव की बहुत सारी विशेषताएं अगर हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखें, प्रागैतिहासिक काल में देखें, तो मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का जो मानव है, यहाँ तक कि उच्च पुरापाषाण काल के बाद जो मानव है, नवपाषाण काल के मध्य तक का मानव, ये निएंडरथल मानव के रूप में जाना जाता है। इस मानव का निएंडरथल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मानव था, ये जर्मनी में निएंडर नदी घाटी में विकसित हुआ। निएंडर नदी घाटी में विकसित हुआ। तो जर्मनी के निएंडर नदी घाटी में विकसित होने के कारण ही इस मानव का नाम निएंडरथल मानव रखा गया। दूसरा, पहला मानव था जिसको हम सांस्कृतिक या संस्कृति का मानव, संस्कृति व सभ्यता का मानव कहते हैं। आप कह सकते हैं कि यह पहला मानव था जिसमें सभ्यता आ गई थी, संस्कृति आ गई थी। स्त्रियां घर का काम करती थी, पुरुष जो थे वो शिकार पर जाते थे, समूह में शिकार करते थे, क्योंकि इस काल का जो मानव का जीवन था वो मुख्य रूप से आखेटक हो चुका था, शिकारी हो चुका था। समूह में शिकार करते थे, महिलाएं घर का काम करती थी। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रम विभाजन देखने को मिलता है। यहाँ काल के मानव में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। आप ये कह सकते हैं इस काल के जो शैलकृत गुफाएं हमको प्राप्त हुई, उनमें कुछ गुफाएं मजबूत पत्थरों के बीच में बनी पाई गई, कुछ गुफाएं ऐसी थी जो टूटे फूटे पत्थरों के बीच पाई गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था के आधार पर श्रम विभाजन देखने को मिला। अमीर और गरीब, उच्च और निम्न कुल के घरों को देखने को मिला, गुफाओं को देखने को मिला। तो संस्कृति व सभ्यता का मानव था, श्रम विभाजन देखने को मिल गया था। इसके साथ साथ इस काल के मानव को अक्षरों का ज्ञान हो चुका था। अक्षरों का ज्ञान, यद्यपि हम जानते हैं कि इससे पहले जो मानव है इसके बारे में कोई साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं है कि ये मानव बोल भी सकता था, लिख भी सकता था या नहीं लिख सकता था। लेकिन जो हमको जर्मनी में निएंडर नदी घाटी से जो शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई, उन गुफाओं के भीतर चित्रकारी के माध्यम से
कुछ अक्षरों को भी देखा गया, अक्षर लिखे देखे गए, तो इससे आप कह सकते हैं कि इस काल के मानव को अक्षरों का ज्ञान था। साथ साथ आप कह सकते हैं कि इस काल के मानव को आत्मा की अमरता का ज्ञान था, या आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। आत्मा की अमरता या पूजा पाठ करने में विश्वास करते थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग पूजा पाठ करने में विश्वास करते थे। मरने के बाद इनके अगर कोई परिवारीजन अगर मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे, तो गुफा के भीतर उसको दफनाने से पूर्व पूजा पाठ की सामग्री और घरेलू वस्तुओं के साथ उसको दफन करते थे। इनका ये मानना रहता था कि यहाँ मरने के बाद कहीं दूसरी जगह या मरने के बाद भी मानव का कोई जीवन है, इसलिए घरेलू वस्तुओं को के साथ में शवों को दफनाया करते थे। अक्षरों का ज्ञान था, आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, सभ्यता का मानव था, पूजा पाठ में विश्वास करते थे, श्रम विभाजन आ चुका था। इसके साथ अगर इस काल की बात करें तो यहाँ पर जानवरों की जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई, और इससे आप कह सकते हैं कि इस काल का मानव भोजन को पकाकर खाता था। यदि अगर हम बात करें तो जावा मानव के द्वारा आग की खोज की जा चुकी थी, होमो इरेक्टस काल के मानव के द्वारा आग की खोज की गई थी। लेकिन आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर अगर आग के प्रयोग की बात करें तो वो जानवरों की जली हुई हड्डियां प्राप्त होने से जानकारी प्राप्त होती कि निएंडरथल का जो मानव था, जर्मनी के निएंडर नदी घाटी में जो विकसित हुआ, इसके द्वारा आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निएंडरथल मानव एक श्रम विभाजित मानव था, आत्मा की अमरता का विश्वास था, इनको पूजा पाठ में विश्वास करते थे, अक्षरों का ज्ञान था, आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग करते थे, संस्कृत और सभ्यता का मानव था, जिनमें श्रम विभाजन देखने को मिला। इसके बाद जो मानव आया वो मानव था क्रो-मैग्नन मानव। ये जो क्रो-मैग्नन था, इसकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, इसके ज़्यादा प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते। बस ये हम कह सकते हैं कि आधुनिक मानव, क्रो-मैग्नन मानव के बाद जो मानव आया वो मानव था होमो सैपियंस या होमो सैपियन कह सकते हैं। तो होमो सैपियन जो मानव आया, जिसको हम आधुनिक मानव कहते हैं, आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव का जो पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानव, इसके बारे में ज़्यादा कोई विशेषता नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मस्तिष्क क्षमता वो आधुनिक मानव से कई गुना ज़्यादा थी। यानी क्रो-मैग्नन मानव की मस्तिष्क क्षमता आज के मानव से कई गुना ज़्यादा थी। ये हमारे आधुनिक मानव होमो सैपियंस का पूर्वज है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूछा जाए मानव का पूर्वज किसे कहते हैं, तो क्रो-मैग्नन मानव जो है होमो सैपियंस का पूर्वज है। लेकिन पूछा जाए कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। तो होमो सैपियंस जो है वो आधुनिक मानव है। तो इस क्रम में मानव का विकास था। हमने देखा रामापिथेकस एक प्रकार का वानर था जो जंगलों में रहा करता था। इस जंगली मानव के बाद जो मानव मैदान में आया, वहाँ से मानव में निरंतर विकास देखने को मिला, जिसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो हैबिलिस आया, जिसके सर का भार थोड़ा कम हुआ था, जिसके माध्यम से ये हाथों का खुलकर प्रयोग करने लगा था, पहली बार औजार का प्रयोग किया था। इसके बाद हिडलबर्ग आया, जिसकी पूंछ गायब हो गई थी। इसके बाद होमो इरेक्टस आया, जो सीधा होकर चलने लगा था। इसकी दो पीढ़ियाँ थी, एक पिथकेंथ्रोपस इरेक्टस था, दूसरा सिनेंथ्रोपस इरेक्टस था। यानी जावा मानव था, पीकिंग मानव था, दोनों नर बच्ची थे। जावा मानव के द्वारा आग की खोज की गई। पीकिंग मानव के 40 नर कंकाल चीन की राजधानी बीजिंग में से प्राप्त हुए। जापान के आक्रमण के बाद ये गुम हो गए या तो चोरी हो गए, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में जो मानव आया, निएंडरथल मानव आया। जर्मनी नदी के निएंडर नदी घाटी में इसका विकास हुआ था, और इस कारण से इसको निएंडरथल मानव के रूप में जाना गया। आत्मा की अमरता का विश्वास था, अक्षरों का ज्ञान था, श्रम विभाजन देखने को मिला। सभ्यता व संस्कृति का मानव कहा जाता है। जानवरों की जली हुई हड्डियां देखने को मिलती हैं। इससे पता चलता है कि इस काल के मानव के द्वारा आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। इसके बाद जो मानव आया, क्रो-मैग्नन मानव आया, जो आधुनिक मानव का पूर्वज है। इसकी मस्तिष्क क्षमता बहुत तेज थी। और इसके बाद जो मानव आया वो था होमो सैपियन, जिसको हम होमो सैपियंस के नाम से कह सकते हैं, और यही हमारा आधुनिक मानव था। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने देखा कि मानव के विकास के क्रम में कैसे मानव का विकास हुआ और आधुनिक मानव अस्तित्व में आया। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक होगी और अच्छी रही होगी। अपने कमेंट और सुझाव हमको ज़रूर भेजते रहिए। कई लोगों के सुझाव थे कि सर अन्य सब्जेक्ट के भी क्लास ऑनलाइन शुरू की जाएं, तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि जल्द ही जल्द आपको अन्य विषयों की भी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी, कंटेंट दिया जाएगा। लेकिन आज तक की जो भी क्लासें आपको दी जा रही हैं उसके बारे में जो कंटेंट है उस पर अपना सुझाव भेजना। तब तक के लिए कल मिलते हैं अगली क्लास में, आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।